ओके, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, दिस इज राहुल देव एंड वेलकम बैक टू द कीटनाशक स्कूलारा। आज हमें अपने लेक्चर नंबर 1 में, बिकॉज दिस इज आवर न्यू चैप्टर दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, यू मस्ट हैव सीन द मैग्लेव ट्रेन जो कि विदेशों में चलती है। इसमें मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। इनकी पटरियाँ मैग्नेटिक होती हैं, दिख रहा है, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ साउथ। अब इनके जो चक्के होते हैं वो चक्के लेस होते हैं। इनके जो बेसमेंट है ये आयरन के बने हुए रहते हैं और जिसको यूज़ करके ये चलते हैं। एमआरआई मशीन में भी ये काम कर रहा होता है, स्पीकर में काम कर रहा होता है। सो मैग्नेट इज ऑल ओवर। इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी चीज़ें आती हैं सब कुछ बनी हुई है मैग्नेट से, राइट। तो इसकी कहानी के बारे में बताएं तो मैग्नीशिया में एक स्मॉल स्टेट है दैट इज एशिया माइनर के अंदर, ग्रीस में। वहाँ पे एक पत्थर पाया जाता है जिसको एंशिएंट चाइनीज ने फाइंड आउट किया था। जो ट्रैवलर होते हैं ना, उन्होंने फाइंड आउट किया हुआ था और उन्होंने देखा था कि उस पत्थर की खास चीज़ है कि जब भी उसको छोड़ा जाता है फ्रीली तो वो हमेशा किस तरफ पॉइंट कर रहे होते हैं, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। ओके, इसका मतलब ये किस चीज़ में यूज़ हो रहा होगा, नेविगेशन में। पहले के ज़माने में जो ट्रैवलर्स होते थे उनको इतना नहीं पता था कि आरा जाना है या पटना जाना है। वहाँ क्या होता था, दक्षिण दिशा में जाना, उत्तर दिशा में जाना है, नॉर्थ ईस्ट में जाना है। तो इस तरीके से वो लोग को ट्रैवल करना पड़ता था, तो जिसके वजह से इन्होंने इस चीज़ को यूज़ करना स्टार्ट किया, बिकॉज ये आसान था नेविगेशन के लिए। ठीक है, यह है एक बार मैग्नेट। बार मैग्नेट मतलब कोई भी जो मैग्नेट है उसको इस शेप में लेके आ जाओ तो हम उसको बार मैग्नेट नाम दे देते हैं। ठीक है, जिसका एक एंड जो है वो नॉर्थ पोल बताता है, एक एंड जो है साउथ पोल आता है। ये नदी की दो किनारों की तरह है, कभी ये बदलेगा नहीं। मतलब ऐसा नहीं हो कि तुम इसको इतना दूर को तोड़ दोगे तो सिर्फ नॉर्थ पोल बचेगा, नहीं, इतना भी तोड़ दोगे ना तो इतना इसका आधा कर दोगे तो ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, तोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी छोटा छोटा टुकड़ा में बदल जाए वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ही दिखाएगा, मतलब डाईपोलर ही रहेगा। ओके, अब समझते हैं चीज़ों को थोड़ा सा। देखो, हम लोग जब क्लास 9th में ग्रेविटेशनल पढ़ रहे थे तो ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट के पास मास होता है तो उसके पास खासियत होती है कि वो दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है ना। यहाँ पे जो मैग्नेट है वो भी सेम काम कर रहा होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड या इलेक्ट्रिसिटी से के जैसा काम कर रहा होता है। मतलब याद करो, इलेक्ट्रिसिटी में हमने देखा था एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब इसके पास अट्रैक्शन वाली खूबियां भी होती हैं और अगर सिमिलर चार्जेस रहते थे तो सिमिलर चार्जेस के बीच में रिपल्सन भी होता था, है ना। अट्रैक्शन भी होता था और रिपल्सन भी होता था, राइट। और वहाँ पे जो चीज़ें काम कर रही होती थी उनके लिए वो था इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने ये ग्रेविटी में भी बताया था आपको कि फील्ड जो है वो इंपॉर्टेंट होता है किसी भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को काम में लाने के लिए। बिना फील्ड के कोई नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स काम नहीं करता है। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा था और उसमें अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों काम कर रहे थे, उसी तरीके से मैग्नेट में भी दो पोल होते हैं, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसमें भी अट्रैक्टिव, और अगर दो नॉर्थ को एक साथ रख दो तो उन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, राइट। या दो साउथ को एक साथ रखो तो भी रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। बात समझ में आ रही है। और हाँ, मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे होगा, क्योंकि ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसमें भी कौन सा काम करेगा, कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब कि ये भी जो है अपने इंटेंसिटी को बढ़ा या घटा सकता है अपने फील्ड के वजह से। जिसका फील्ड जितना ज़्यादा उतना इंटेंसिटी ज़्यादा। मान लो ये छोटा सा मैग्नेट है तो ये छोटा फील्ड बनाएगा। ठीक है, ये मैग्नेट है, सॉरी प्लस चार्ज लगा दिया। जितना बड़ा मैग्नेट उतना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, आप देख रहे होते हो कि छोटा सा मैग्नेट लो तो उसके सामने अगर चीज़ों को रखो तो खींचता है, लेकिन इतना दूर पे रख लो तो नहीं खींच पाता। लेकिन मैग्नेट का साइज बड़ा कर दो उसको भी खींच लेता है, क्योंकि उसकी फील्ड बढ़ जाती है। तो ये भी फील्ड को लेके यूज करता है। अब इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड था तो मैग्नेटिक में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब उसकी ताकत के बारे में बात करें तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी बनती है। कोई भी बार मैग्नेट होगा
उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनती है। अब ये देखो ये मैग्नेट गलत बना हुआ है, इसको ऐसे कर दो, ऐसे है, ऐसे कर दो तो जाकर के ये मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलेगा। जहां पे आप देख पा रहे हो कि कुछ सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो ऐसे ऐसे हैं, तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि कौन कहाँ से निकल रहा है और कहाँ से जा रहा है। तो इसकी आंसर है ये कि बच्चा कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलता है और साउथ की तरफ जाता है। पढ़ते हैं इसकी सारी प्रॉपर्टीज को। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये कौन सा क्वांटिटी हुआ, स्केलर या वेक्टर? वेरी गुड, वेक्टर क्वांटिटी, वह डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। ओके, अब एक चीज ध्यान दो, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच अ नॉर्थ पोल ऑफ अ कंपास निडल मूव्स इनसाइड इट। मतलब मैग्नेट में नॉर्थ पोल की तरफ से साउथ पोल की तरफ हमेशा मैग्नेट का जो कंपास जो है वो पॉइंट करता है। जैसे अगर यहाँ पे रख दो तो हमेशा किधर जाएगा, नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा और पीछे क्या बचेगा, साउथ। ओके, इस तरीके से, ये भी उल्टा हो गया है, ऐसे होगा, ठीक है। तो ये हमेशा नॉर्थ से निकलता हुआ दिखेगा आपको कंपास निडल से और साउथ की तरफ जाता हुआ दिखेगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हाँ, नॉर्थ पोल से इमर्ज करेगा और ये इमर्ज किसको करेगा, साउथ पोल को करता है। देख लो, ये ढेर सारा मैग्नेट हमने रखा हुआ है, उसके बीच में मैग्नेटिक कंपास रखा, उसके बीच में क्या रख दिया हमने, बार मैग्नेट रख दिया। आप सारे में अगर क्लोजली देखोगे तो सब नॉर्थ से निकल रहे हैं और साउथ की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ से निकल रहे साउथ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सवाल है मैग्नेटिक निडल किसका बनता होगा, जो निडल है कंपास का वो किस चीज का बनता होगा? मैग्नेटिक निडल किस चीज का बनता है? आयरन का बनता है, सॉफ्ट आयरन कोर का बनता है। अब बताइए सर किस चीज का होता होगा? मैग्नेटिक ही होगा ना। आयरन के पास बच्चा खूबी थोड़ी है कि वो नॉर्थ और साउथ को पॉइंट करेगा, किसके पास खूबी है? मैग्नेटिक के पास। तो मैग्नेटिक निडल भी कैसा होगा, मैग्नेटिक ही होगा ना। ओके, सो इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, सो द फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। मतलब इसके अंदर का जो डायरेक्शन होगा वो कौन सा होगा, साउथ से नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में बाहर अगर देखें तो नॉर्थ से निकल रहा है और साउथ की तरफ जा रहा है, लेकिन इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है, जो कि इसको कंटिन्यूअस कर्व बना रहा होता है, ठीक है। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। मतलब कहने का ये है कि बच्चा जितना ये फील्ड लाइंस आपस में क्लोज होंगे उतना ही ज्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी, उतनी ज्यादा उसकी ताकत होगी। जैसे इस पॉइंट की बात करें और इस पॉइंट की बात करें तो दोनों में किसकी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, कहां पे, ए पे या बी पे? ए पे, क्योंकि यहाँ पे क्लोजनेस ज्यादा है, यहाँ क्लोजनेस कम है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पे ज्यादा होगी और वहां पे कम होगी। ओके, इसको आप भी कर सकते हो। आयरन का चूर ले लो, मैग्नेट रख दो, उसके ऊपर छिड़काव कर दो और नीचे से टैप करो, देखो कुछ ऐसा शक्ल ले लेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की टाइप का। ओके, नेक्स्ट है आपका नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। मतलब दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे। यहाँ पे कहीं पे भी दिखा दो मुझे कट का मतलब है कि एक लाइन इधर जा रही है दूसरी लाइन ऐसे, यहाँ कट नहीं होगा कहीं पे भी। और अगर कट हुआ, अगर होगा तो सर क्या हो जाएगा, होगा तो भैया यहाँ पे अगर कंपास रखोगे तो ये कितना डायरेक्शन दिखाएगा, दो डायरेक्शन दिखाएगा। जैसे मान लो हम बोले थे ना आपको कि डायरेक्शन पता करने के लिए क्या करो, कंपास रख दो और जिधर देखेगा उधर क्या कर दो, लाइन खींच दो। मतलब अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी है ना तो कंपास को रख के रखते चले जाओ, तो देखो कि वो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन तैयार कर देगा, है ना। कंपास रखे वो किधर शो करेगा, साउथ की तरफ शो करेगा ना। यहाँ लाइन खींच दी है, फिर उसके आगे में कंपास रख दो, वो किधर शो करेगा, इधर शो करेगा। तो यहाँ लाइन रख दो, यहाँ लाइन रख दोगे तो हर एक पॉइंट पे जब आप कंपास रखोगे तो कोई ना कोई डायरेक्शन देगा ना। तो एक बात बताओ, एक लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे अगर कंपास रखेंगे तो इधर दिखाएगा और यहाँ पे जो कंपास रखेंगे मान लो इधर दिखाएगा, लेकिन इस जगह पे रखेंगे तो बताओ इधर दिखाएगा कि इधर दिखाएगा,
कोई एक ही दिखाएगा? सर ये मुझे नहीं पता, लेकिन कोई एक ही दिखाएगा। तो एक बात बताओ, डायरेक्शन अगर इस जगह पे रखने में कोई एक ही बताएगा तो भैया दो लाइन कभी क्या कोइंसाइड कर सकता है? नहीं करेगा। अगर करेगा तो फिर मैग्नेट को दो डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा उस पॉइंट के लिए, लेकिन एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होता है, दो डायरेक्शन नहीं होता है। तो दो डायरेक्शन नहीं होता, इसीलिए कभी लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। अगर क्रॉस करती हैं तो मैग्नेटिक नीडल को दो डायरेक्शन दिखाना होगा, जो कि है नहीं है, जो ऐसा होता नहीं है। दैट इज वाई कभी नहीं होगा। सो इफ दे डिड, इट वुड मीन दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, द कंपास निडल वुड पॉइंटेड टुवर्ड्स टू डायरेक्शन, विच इज नॉट पॉसिबल। एक निडल जो है एक ही डायरेक्शन दिखाएगा। ओके, सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं। ये भाई साहब का नाम बहुत चर्चित है, क्लास 8 से, हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड। इन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट निकाला था। ये डिस्कवर भी रह चुके हैं रेडियो के, टीवी के, फाइबर ऑप्टिक्स के। अब देखो इनका सेटअप क्या था। ये ऐसे साइंटिस्ट थे, इनका बेसिकली देखो बहुत ज्यादा मैग्नेट की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं था, ठीक है। ये इलेक्ट्रिसिटी पे काम करने वाले बंदे थे। इन्होंने क्या किया ना कि एक टेबल पे सर्किट बनाया हुआ था, जो इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट बनाते हैं, तार वार बना करके रख दिया हुआ था, और कहीं आसपास में ना एक मैग्नेट लगा के रखे हुए थे। अब देखो क्या हुआ था, ये सर्किट बना रखा था और बगल में कहीं मैग्नेट रखा हुआ था, ठीक है। अब एक चीज देख रहे थे वो कि जैसे हम सर्किट ऑन कर रहे थे ना, कंपास निडल डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, डिफ्लेक्ट करने लग रहा था। तो सोचा गया, मतलब बहुत ज्यादा दिन तो ध्यान नहीं देगा, मान लो बहुत सारा अप्लायंसेस रखा हुआ था, किस पे ध्यान जाता है। लेकिन अचानक से जब बार बार उनको ऑन ऑफ करना पड़ रहा था सर्किट को, तो जैसे लाइन दे रहे थे तो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, फिर काट दे रहे थे तो सीधा हो जा रहा था, नॉर्थ साउथ की तरफ हो जा रहा था, फिर लाइन दे रहे थे फिर डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। तो सवाल ये आया कि आखिर ये कंपास जो है वो डिफ्लेक्शन क्यों शो कर रहा है, जबकि यहाँ कोई आसपास कोई मैग्नेट ही नहीं है, ठीक है। अमूमन तौर पे कंपास का काम क्या है, नॉर्थ साउथ की तरफ जाना, लेकिन मैग्नेट के हरकत से, अगर मैग्नेट के वजह से वो हिल सकता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई अगर दूसरा कंपास चुंबक रख दोगे तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहेगा ना। एक कंपास है या मैग्नेट है, मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास में रखोगे, उसी की वजह से हरकत करेगा ना, या तो अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। तो हरकत क्यों शो कर रहा था, जबकि ऐसा कुछ था नहीं वहां, यहाँ तो सिंपल सा तार था, इलेक्ट्रिसिटी का तार था, तो शो क्यों कर रहा था हरकत, ये डिफ्लेक्शन क्यों शो कर रहा था, ये देखो ऐसा रिफ्लेक्ट कर रहा था। और दूसरा नंबर चीज, एक चीज और देखा था उन्होंने कि जब बैटरी का डायरेक्शन बदल दे रहे थे ना, मतलब करंट का डायरेक्शन बदल देते, अगर यहाँ प्लस है इधर साइड, इधर माइनस है, तो इधर से इधर जा रहा था करंट, अब इसको बदल देंगे तो किधर से जाएगा, इधर से इधर जाएगा। तो सर्किट के कनेक्शन को बदलने से, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करने से, इसका डिफ्लेक्शन भी अलग अलग हो रहा था। मतलब ये अगर इधर से डिफ्लेक्ट कर रहा था तो अब इधर से डिफ्लेक्ट करने लग जा रहा था, डायरेक्शन वो भी बदल रहा था, इसके डिफ्लेक्शन में भी अंतर आ जा रहा था। देखो इसके डिफ्लेक्शन में भी अंतर, अभी इससे पहले देखे थे तो ऐसे मुड़ रहा था, अब किधर मुड़ा, इधर मुड़ने लगा, देखें। सो दिस प्रूव्स दैट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में भी वो खूबी है, वो ताकत है कि वो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है ला सकता है। अरे बस समझ, इलेक्ट्रिसिटी के पास भी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। अभी तक तो हीटिंग इफेक्ट जान रहे थे हम, लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। When current flows from south to north, the north pole of magnet deflects over west, और उसका उल्टा हो रहा था, मतलब अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ करंट फ्लो कर रहा है तो किधर चल रहा था, ओवर ईस्ट कर रहा था। सो देखो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर। अब उन्होंने क्या किया, अब वो अलग अलग कंडक्टर को चेंज करने लगे, उसका साइज शेप चेंज कर करके चेक करने लगे। तो सबसे पहले उन्होंने एक लंबा तार लिया और लंबा तार में बिजली दिया और चेक किया कि इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड पे क्या असर पड़ रहा है, मतलब उसके डायरेक्शन पे, उसके इंटेंसिटी पे, उसके फोर्स पे क्या असर पड़ रहा है। तो देखो ये लंबा तार लगाया, ये रियोस्टैट। रियोस्टैट क्या होता है, क्या काम में आता है, क्या कम ज्यादा करने में, वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रियोस्टैट यूज करते हैं। यहाँ मीटर है, बैटरी है, प्लग की है, ओके। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, लंबा तार रखा, खड़ा किया, उसके ऊपर क्या छोड़ा, कुछ आयरन की फिलिंग्स डाल दी और देखा कि जैसे बिजली ऑन किया वो सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो बन गई। और इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी वो कंसंट्रेटेड कोसेंट्रिक सर्कल बना, इसको कोसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं ना, एक के ऊपर एक सर्कल, कोसेंट्रिक सर्कल बनाने लगा।
तो सवाल है हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसका डायरेक्शन कैसा है। सब तो गोल बन गया, अब कैसे पता करें कि इधर से इधर है या इधर से इधर है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इधर जा रही है, इधर जा रही है, कैसा है। तो उसके लिए हमने क्या नियम बनाया है, राइट हैंड थंब रूल। तो उन्होंने बोला इमेजिन करो दैट यू हैव हेल्ड अ कंडक्टर इन योर राइट हैंड इन सच ए वे दैट योर थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब बिजली दे दो, तार को जो है एक लंबा तार लो, उसको सब बिजली से कनेक्शन दे दो और तार को पकड़ लो, ठीक है। क्या होगा, तार को पकड़ लोगे तो करंट मार देगा ना। तो इमेजिन करना है, करंट को पकड़ना नहीं। तो इसको बस ऐसा पकड़ा हाथ में और हमको जो अपना थंब है ना वो पॉइंट करना है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर करंट नीचे से ऊपर जा रही है तो करंट ऊपर, अगर नीचे तरफ जा रही है तो कैसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे, ठीक है। तो वो कहना चाह रहे हैं कि अगर ये थंब आपका करंट का डायरेक्शन शो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कौन सर्व करेगा, ये चारों कर्व में। मतलब अगर ऊपर करंट जा रहा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, ऐसे। और अगर नीचे करंट जा रही होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसे होगी, ऐसे। समझ में आ रहा है, ओके। सो देन टर्न योर फिंगर्स अराउंड द कंडक्टर, द डायरेक्शन ऑफ द फिंगर इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लाइंस ऑफ फोर्स। देखो कुछ यूं, ठीक है, ओके। तब प्रियांशु पकड़ेंगे ना, क्या करेंगे, इमेजिन, इमेजिन कर रहे कि हम पकड़ रहे हैं, आंख बंद करके, नहीं तो हाथ चल भी जाएगा। ओके, तो करंट का डायरेक्शन बढ़िया से पता लग जाएगा तुमको तब, ओके ओके। अब यहां पे देखा जा रहा है कि जब हमने करंट को बढ़ाया तो देखो करंट को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, वोल्टेज बढ़ाया, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, ज्यादा सेल का नंबर बढ़ाया। तो करंट के बढ़ने से देखा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी और बड़ी होती जा रही है ना, उस क्लोजनेस बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि क्या बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज कर रही है, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। और घटने से घट जा रही है, समझ में आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस करंट पे कैसा डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली बढ़ने से बढ़ा, घटने से घटा। और डिस्टेंस से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो घटता है। ये तो हमने प्रॉपर्टी में भी देखा, जितना क्लोजनेस उतना ज्यादा, दूर हुआ तो कम। तो मान लो कि जितना दूर देख रहे हो आप, जितना वो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन में हमने देखा था कि पास पास जब जा रहे तो क्लोज हो रहा है, दूर दूर जा रहे तो दूर दूर हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसका मतलब है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस अगर कम होगा, दूरियां कम होंगी, किससे, इस कंडक्टर से। दूरियां ज्यादा होगी तो फील्ड की स्ट्रेंथ कम, यहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, पास आएगा तो फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट, AB is the current carrying conductor in the plane of the paper as shown in figure, ठीक है। What are the direction of magnetic field produced by it at point P and Q? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड P और Q के पास बताओ। यहां पे डायरेक्शन क्या होगा और यहां पे डायरेक्शन क्या होगा, बताइए। उस जगह पे क्या हो रहा होगा, मतलब ये कंडक्टर है ना स्ट्रेट, इस जगह पे क्या होगा और इस जगह पे क्या होगा, ये बताओ। ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, बताइए। करंट की डायरेक्शन किधर है, ऊपर है। करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर है। तो बताओ क्या होगा, आसान है। वेरी गुड। P है तो इससे यहां से इनसाइड द पेपर और यहां पे आउटसाइड द पेपर, ऐसे घूम रहा है ना, इनसाइड द पेपर, आउटसाइड द पेपर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन R1 इज ग्रेटर देन R2, वेयर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी लार्ज। मतलब रेजिस्टेंस 1, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दूरियां हैं ये ज्यादा है और ये दूरी कम है, तो बताओ स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड यहां कम होगा या यहां कम होगा, कैसा होगा बताओ। R1 का डिस्टेंस ज्यादा है R2 से, यहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगा या कम होगा,
और यहाँ पे, ठीक है, अपोजिटली मतलब इनवर्सली, सॉरी। ओके, कोई दिक्कत? P से इज इनटू द प्लेन, तो मतलब सही बोला था ना, इनटू द प्लेन, और यहां से कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर। अब हमने क्या किया, जो लंबा तार लिया था ना, उसको दोनों तरफ से मोड़ के उसको गोल बना लिया। अब हम चेक करते हैं कि गोल बनाने की वजह से अब इसके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो लंबा तार लिया, उसको गोल मोड़ दिया, ठीक, गिव इट अ सर्कुलर शेप लाइक अ लूप। उसको फिर से एक पेपर में उसको धंसा दीजिए, 2 होल कीजिए, कड़ा के जैसा उसको धंसा दीजिए, अंदर करंट से जोड़ दीजिए। करंट की डायरेक्शन किधर है? ऐसे, और यहाँ पे ऐसे निकल रही है। अब सोचो कि डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा होगा। तो हम कहेंगे कि भैया ये लंबा था, तो हम क्या किए थे, ऐसे किए थे ना। अब उसको छोटा छोटा छोटा, मैथ से पढ़ते हो ना, छोटा 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 में बांट दो हिस्सा में, वही जो है छोटा छोटा हिस्सा में बांट दो, तो छोटा छोटा स्ट्रेट ही था ना वो। गोल को भी देखोगे तो छोटा 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 स्ट्रेट होगा ना। तो किसी एक पोजीशन पे, जैसे ये है, एक छोटा सा ले, तो यहाँ पे कैसा होगा, ऐसा। यहाँ पे बात करें तो ऐसा, मतलब ये देखो चूड़ियां जो बेचने आती हैं, तो उसका देखो बीच में चूड़ी है, और सब उसको क्या कर देते हैं, बीच में ऊपर से फंसा फंसा करके कैसा बना देते हैं, गोल पूरा बना देते हैं। लेकिन हर एक एक पोजीशन पे देखोगे तो यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, नीचे ऐसा, यहाँ पे ऐसा। वही काम यही होता है, यहाँ पे भी सेम काम लगता है, बस अलग अलग पॉइंट पे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग छोटा छोटा जगह पॉइंट के सेक्शन के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। अब बताओ, यहाँ पे करंट है, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इधर से इधर जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ मतलब कैसा होगा, इस पॉइंट की बात की, इस पॉइंट पे हमने बनाया ना ऐसे, तो किधर दौड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किधर होगी, गोल गोल तो बना दिया सब। अपर टू डाउनवर्ड्स कहाँ, ऐसे है। अगर करंट कैसे है, ऐसे जा रहा है, यानी ऊपर जा रहा है, तो एक पॉइंट को पकड़ेंगे तो फ्रॉम, इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, कि क्लॉकवाइज है, इसको ऐसे कर देंगे तो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, तब एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ऐसे समझ लो, ऐसे जा रहा है तो ऐसे ही जाएगा, समझ में आ रहा है। ओके, कोसेंट्रिक सर्कल बना यहाँ पे भी, यहाँ पे फील्ड लाइन के, और यहाँ पे बदल जाएगा ना, इस साइड में ऐसे तार गया, अब बिजली कैसे गई, इधर साइड में ऐसे हो गई, तो यहाँ पे कैसा होगा, इस टाइप से। अगर इसको क्लॉक तुम नाम दिए हो तो इसको एंटी बोलना, और इसको एंटी तो इसको क्लॉक बोलना। बात समझ में आ रही है? ओके, ठीक है। सो कंक्लूजन, यहाँ पे भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी करंट पे डिपेंड करेगा, ज्यादा करंट तो ज्यादा और कम तो कम, और यहाँ पे रेडियस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सर्कल का बात हो रहा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस को रेडियस भी मान सकते हो, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे रखा हुआ है, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो रेडियस इसी को कहेंगे ना, इसको क्या बोलेंगे, रेडियस ही बोलेंगे। बीच के पास से यहाँ रखा हुआ, रेडियस ही बोलेंगे। तो इसमें भी बस डिस्टेंस की जगह पे रेडियस हो गया है। बात समझ में आ रही है? ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस, मैग्नेटिक फील्ड लुक्स लाइक अ बटरफ्लाई। यहाँ पे देखो बटरफ्लाई की तरह दिख रहा है। मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर, ऐसा बार मैग्नेट में वैसा था, इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, और इसमें कैसा होता है, सर्कुलर कॉइल की तरह, सर्कुलर कॉइल की तरह होता है। यहाँ पे कैसा होगा, सर्कल एट एवरी पॉइंट, हर एक एक पॉइंट पे सर्कल। और सेंट्रल फील्ड लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन की तरह नजर आएगी आपको। जब सब जगह चूड़ियां एक बार देख लेना, बीच में चूड़ी ले लेना और कर देना, तो बीच में जब देखोगे ना तो वो स्ट्रेट लाइन बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, ओके, कुछ यूं। अब सर्कुलर लूप के बारे में बात करें, हमने क्या किया, एक को लिया, अब स्प्रिंग देखे हो ना, स्प्रिंग ऐसा ऐसा वाला स्प्रिंग अब हम ले लेते हैं, मतलब पहले स्ट्रेट था उसी को गोल घुमाए, अब इसी को खूब घुमा करके उसको स्प्रिंग बना दिए।
सर्कुलर लूप में लेके आ गए। अब इसके में क्या होगा, इसमें कैसा होगा, इन द सेंटर, इसमें अगर सर्कुलर लूप है, मैं दिखा रहा हूं, इसको हट जाने दो, जिसको बोलते हैं हम लोग सोलेनोइड। इसको क्या बोलते हैं, जो कॉइल बनता है ना, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सोलेनोइड। सो अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, ऐसा बन जाता है। अब इसमें कैसा बिहेव करेगा, सोचो, दिमाग लगाओ, कैसे बनेगा। देखो, मान लो कोई दो सर्कल को उठा लेते हैं, इसको और इसको, तो भैया अगर एक चीज देखो कि इस पॉइंट को देखो, इधर अंदर से निकल रहा होगा और ऐसे बाहर आकर के, बाहर से आके मर्ज हो रहा होगा ना, ऐसे कुछ हो रहा होगा, मतलब बीच वाला लाइन देखोगे तो कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, ऐसा है, इधर से निकल के ऐसा, इधर से निकल के ऐसा, इसका वाला भी इधर से निकल रहा होगा और ऐसा हो रहा होगा। लेकिन याद करो, मैंने एक बात बताई थी आपको, क्या दो लाइंस मिल सकते हैं आपस में, नहीं मिल सकते हैं सर। तो क्या करता होगा यहाँ पे, वो इस लाइन की जगह पे कोई एक ही लाइन बन जाता है, कोई एक ही लाइन बन जाएगा, ठीक है, मर्ज नहीं करेगा, एक ही लाइन बन जाएगा, ऐसा ऐसा बन जाएगा, ये इसमें मर्ज करेगा और ये इस पे मर्ज कर जाएगा, ऐसा हो जाता है। अब देखो आगे, मतलब कटेगा नहीं तो ये ऐसा हो जाता है। अब इसको थोड़ा और पास करोगे, यहां लेके आओगे, तो क्या हाल हो रहा होगा इसका, कुछ ऐसा हो रहा होगा, ऐसा, और एक से ज्यादा, मतलब जितना पास लेके जाओगे यहां तो और ऐसा होते जाएगा। तो जब ढेर सारा लोग को एक साथ लेके जाओगे तो कुछ ऐसा काम करेगा, करेगा ना, क्यों, नियम, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो अब सोच के बताओ मुझे कि ये कैसा बिहेव कर रहा होगा, कैसा लाइन होगा, इसको पढ़ा है हमने, थोड़ी देर पहले देखा है हमने। बार मैग्नेट, तो इसका जो फील्ड लाइंस है वो कैसा बिहेव करेगा, एज अ बार मैग्नेट बिहेव करेगा, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आया, क्यों, प्रॉपर्टीज के वजह से। So solenoid will be resembling the magnetic field as of bar magnet। यहाँ पे भी करंट के बढ़ाने, सब में यही होगा, करंट बढ़ाओगे तो फील्ड बढ़ेगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो फील्ड बढ़ेगा। जितना नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाया, अल्टीमेटली क्या कर रहा है, बड़ा बड़ा मैग्नेट ही करवा दे रहे हैं ना उसको, जितना नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा उतना इसके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आप लोग बचपन में 8th क्लास में ऐसा कोई देखे हो, वो जो एक बीच में सॉफ्ट तारें लेते थे, उसको तार से पूरा लपेट देते थे, ये एक्सपेरिमेंट में किया जाता था। जैसे कील ले लेना, ठीक है, कील को खूब तार से, एल्यूमिनियम में कोई तार से ऐसा खूब लपेट देना, जैसे कॉइलिंग होती है पंखा का, और उसको एक बैटरी से, दो बैटरी से जोड़ देना, देखना उससे दूसरा तुम कील उठा लो, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा वो, बार मैग्नेट की तरह, वही है वो। तो जितना नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे उतनी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाती है। तुम्हारे पंखे में देखोगे कॉइलिंग जो है की हुई रहती है, ढेर सारा। हाँ, नाउ मैग्नेटिक फील्ड अगेन रेडियस पे काम करेगा, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पे, डायरेक्टली इस पे, इनवर्सली इस पे डिपेंड करेगा। कोई दिक्कत। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर टेम्पररी मैग्नेट्स। ये मैग्नेट कैसा होता है, टेम्पररी मैग्नेट्स होता है। क्यों टेम्पररी मैग्नेट्स होता है बच्चा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी के दम पे है। तो जैसे बिजली खत्म, बात खत्म, समझ में आ रहा है, इसलिए इसको टेम्पररी मैग्नेट्स बोला जाता है। सो वाई व्हाट डज पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड द सोलेनोइड इंडिकेट। बीच में जो सब जो पैरेलल लाइंस बनते हुए दिख रहा है, ये क्या इंडिकेट करते हैं, वेरी गुड, गुड, सब में समांतर है ना, दिख रहा है, सब जगह मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ एक होगी, सबके बीच में उतना ही डिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो होगा वही वहां पे होगा, वही यहाँ पे होगा, यहीं पे यहाँ पे होगा। सब जगह देखो क्लोजनेस उतना ही है ना, पैरेलल लाइन से सबके बीच में उतने ही स्पेसेस है,
तो हर एक जगह स्ट्रेंथ जो है वो बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी, इसलिए इसको नाम दिया था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म। लेट्स लर्न टू ड्रॉ अ सोलेनोइड। सोलेनोइड बनाने का तरीका, पैरेलल लाइन बना दो, फ्री हैंड ऐसा गोल गोल घुमा दीजिए, ठीक है, और जिस तरीके से बार मैग्नेट में आप डालते थे उस तरीके से हर एक लाइन को लेकर के खींच दो। आसान है ना, जितना जितना लाइन है ना मिला दो, ठीक है, आसान है। ओके, और एक बैटरी कनेक्ट कर दो और देखो जितना भी इलाका का कील विल होगा सब निकाल लो। क्या नहीं खरीदने जाओगे? हाँ, वो एक तो कील खोजना, मिल जाएगा तार बिजली का जितना घर में लगा सब नोचना और सब जोड़ देना, ठीक है, कोई करके देखो घूमो पूरा उत्पन्न का कैसा होगा, पूरा इलाका में वाहवाही हो जाएगा तुम्हारा, सब कील खोज दिया। ओके, सो व्हाट इज अ सोलेनोइड? कंपेयर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सोलेनोइड विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। कंपेयर करते हैं। सोलेनोइड है क्या? कॉपर वायर को जो है ढेर सारा कोटिंग वोटिंग करके जब उसको स्प्रिंग नुमा सर्कल दे दोगे तो क्या बना देगा? सोलेनोइड बना देगा। When an electric current is passed through a solenoid, magnetic field is produced in it, और the magnetic field lines of the force are similar to the कैसे किसके सिमिलर होता है? बार मैग्नेट के सिमिलर होता है। और सोलेनोइड के पास हर वो प्रॉपर्टी होती है जो कि बार मैग्नेट के पास है। एक एंड जो उसका कॉइल है एक्ट करता है साउथ पोल के जैसा, एक एंड जो है नॉर्थ पोल के जैसा काम कर रहा होता है। सब कुछ तो सेम है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब आपके पास दो टाइप का मैग्नेट होता है, एक टेम्पररी होता है और एक परमानेंट होता है। ये है इसकी एप्लीकेशन। बड़े बड़े जो कंपनीज होती हैं वो कबाड़ जिसका लोहे वोहे का काम है वो ऐसे ही बड़ा सा मैग्नेट लेते हैं और चल पड़ते हैं सब जगह गार्बेज उर्बेज वाले पास, और जितना बड़ा बड़ा लोहा है सब चून चान करके स्क्रैप से आयरन निकाल देते हैं, और उसका वो लोग बनाते हैं स्पीकर स्पीकर जो बनाना है वो बना लेते हैं। So alloys like Alnico or Nipper mag are used in the industries. Alloys like Alnico or Nipper mag are very hard and are used in the production of permanent magnet। इसको permanent magnet में रिफॉर्म यूज करती है। एप्लीकेशन बता रहा हूँ सब। ये जो एलॉय है आयरन का, निकल का, एल्यूमिनियम का और टाइटेनियम का होता है, और एल्निको जो होता है वो एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट का एलॉय होता है। एलॉय मतलब सबको मिक्स करके बनाया जाता है ये, ठीक है। ये सब बनता है ना, गाड़ी वाड़ी का पार्ट्स है, बहुत चीज का पार्ट्स होता है, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट्स इस सारे अलॉय का कहाँ यूज होता है? माइक्रोफोन में, लाउड स्पीकर में, इलेक्ट्रिक क्लॉक में एंड मैनी अदर डिवाइसेस लाइक एमीटर, वोल्ट मीटर, स्पीडोमीटर, सब जगह यूज होता है, ठीक है। ये देखिए, ऐसा कभी नजारा देखें फिल्मों में, ये क्या है? मैग्नेट ही लगा हुआ है जिसको उठा कर, कभी इतना लोग को बुला करके उठवाने से अच्छा है कि से उठवा ले। A magnetic crane is used to load and transport scrap iron. All scrap and loose iron material gets attracted. उसको उठा लेता है फिर। और magnetism is induced in the disc as it is not feasible to create a permanent magnet of such a big size and store such a big magnet. इतना बड़ा आयरन होगा तो अगल बगल अगर कोई भी अगर गलती से बेल्ट वेल्ट पहन के चल गया आयरन वाला रूम में तो क्या होगा? खींच लेगा सब उसको। तो इसलिए उसको टेम्पररी मैग्नेट के पास एक ऐसा यूज किया जाता है, ठीक है। सो हैंस मैग्नेटिक क्रेन इज यूज्ड टू लोड एंड ट्रांसपोर्ट स्क्रैप आयरन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। द मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे यूनिफॉर्म होता है? मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म, ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट इट। कहाँ पे होगा? बार मैग्नेट के बीच में बना देंगे ना इसको। अब ऐसा भी आज के बाद से अगर कोई तुमसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाने बोले तो पूरा मैग्नेट बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस लाइन खींच दो, ये क्या हो गया? यूनिफॉर्म हो गया। बस पैरेलल लाइन खींच दो, ये कैसा हो जाएगा? यूनिफॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग करंट इज कैसा होगा?
0, या डिक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड, या इंक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड, या इज सेम एट ऑल पॉइंट? ऑप्शन सब जगह सेम होगा, पक्का? वेरी गुड, ओके। फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ताकत के बारे में बात करें, अभी तो डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे थे, करंट और डायरेक्शन से खेल रहे थे, अब ताकत के बारे में बात करेंगे। तो अगर सपोज कर लो, अभी देखते हो कि मोटर या पंखा दुनिया जहां जितना भी है वो घूमता भी है, ताकत भी लगता है, तो ताकत के बारे में हम कैसे बता पाएंगे? मान लो ये है आपके पास, ये आपके पास सेटअप है, इसको घुमाना है, ये जो है ना इसको घुमाना है। अब हमको पता ये करना है कि घूमेगा किधर, फोर्स की डायरेक्शन हमको पता करनी है। फोर्स तो लगता है लेकिन घूमे किधर, इधर घूमेगा या इधर घूमेगा? तो उसके लिए देखो, एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जर्व फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो ये एक्सपेरिमेंट है, सबसे पहले ये तुमको बता देते कि फोर्स लगता है। एक हमने मैग्नेट लिया, उसको तार वार से जोड़ दिया, ठीक है। मैग्नेट क्यों लगाया सर, जब तार वार था ही तो फिर वो मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाएगा नहीं, उसके इफेक्ट को बढ़ाने के लिए हमने मैग्नेट लगाया, ठीक है। इफेक्ट को बढ़ाने के लिए मैग्नेट लगाया, और फिर क्या किया, एक जो है तार को सस्पेंड कर दिया, मतलब ऐसा खड़ा कर दिया। अब देखो मैग्नेट की वजह से उसके अंदर हरकत दिख रही है, मोशन इनवर्ड, और जब छोड़ रहे हैं, करंट को स्विच ऑफ कर दे रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, अभी करंट की डायरेक्शन किधर होगी, इधर से इधर। अब थोड़ी देर के बाद छोड़ दे रहा है, कब, जब करंट की डायरेक्शन बदल जा रही है, दिख रहा है, इधर से जा रहा था तो इधर मूव कर गया, और जब करंट की डायरेक्शन बदल दिया, देखो इधर नेगेटिव है, अब करंट की डायरेक्शन किधर है, उधर है, तो कैसा हो गया, तो करंट इज डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड जब जा रहा है तो किधर मूव करने लगा, आउटसाइड। समझ में आया? इसका मतलब मूव करता है, ये हमने पता लगा लिया। अब किधर मूव करेगा, कब मूव करेगा, ये कैसे पता लगाएंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो सब लोग स्ट्रेच कर लो ऐसे, ठीक है। ये किसका स्टाइल है, कौन फेमस रैपर है जिसका स्टाइल है ये, हम सब जानते होंगे, नहीं जानते? सर किंग पता नहीं, कोई है एक रैपर, हमने देखा है उसको ऐसा करते हुए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट, हाँ उसका नाम क्या है, फ्लेमिंग नाम। ओके, तो फ्लेमिंग साहब ने बोला कि तीनों को परपेंडिकुलर स्ट्रेच कर लो, ठीक है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब उन्होंने बोला कि अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपका 4 फिंगर बता रहा है, 4 फिंगर बता रहा है किसको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और मिडिल फिंगर अगर आप करंट की डायरेक्शन को बताएगा, तो थंब किसकी डायरेक्शन को बताएगा, फोर्स को। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट की डायरेक्शन, तो ये किसको बताएगा, गलत कर रहा है। हाँ यो ऐसा ही, ठीक है। सो stretch the thumb, the forefinger and the middle finger of the left hand in such a way that they are perpendicular to each other. The forefinger वो मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, मिडिल फिंगर जो है करंट बताएगा, तो थंब किसको बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। ओके, तो कुछ सवाल देते हैं। मान लो ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इसमें एक तार हमने खड़ा किया, करंट की डायरेक्शन ऊपर है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। बताओ किधर मूव करेगा, कंडक्टर किधर मूव करेगा, तो बस निकालो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, करंट की डायरेक्शन, तो किधर जाएगा, इनसाइड द बोर्ड। समझ में आया? अगर करंट की डायरेक्शन उल्टा कर दिया तो आउटसाइड द बोर्ड, ठीक है। चलो अब ये बताओ, आउटसाइड, उल्टा कर दिया तो इनसाइड। अब ये तो इधर इधर वाला हुआ। अब मान लो कुछ ऐसा कहानी है,
इस पे हमने ये कंडक्टर रख दिया। अब देखो तीर, देखो तीर, तीर के पीछे पंख लगा रहता है, तो अगर तुम्हारे तरफ आ रही है तो कैसा दिख रहा होगा तुमको? पॉइंट ऐसा आता दिखेगा ना। तो अगर पॉइंट है इसका मतलब तुम्हारे तरफ आ रही है, बात समझ में आ रही है। और अगर तो उधर जा रही होगी तो पंख दिखेगी, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? अंदर। और उस पर इधर साइड हमने तार को लगा दिया, इधर करंट का डायरेक्शन है। बताओ मैग्नेटिक इस घूमेगा किधर, मतलब मूव किधर करेगा? ये निकाला, किधर जा रही है? अंदर। करंट की डायरेक्शन इधर, मूव किधर करेगा? ऊपर। समझ में आया? इसमें बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? आप लोगों की तरफ। करंट की डायरेक्शन इधर, किधर जाएगा? नीचे जाएगा। कोई दिक्कत? अब बताओ इस केस में किधर जाएगा? आउटसाइड, इनसाइड, इधर ना, मेरा लेफ्ट तुम्हारा राइट। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर? तुम्हारे तरफ। करंट किधर? ऊपर। और इधर जाए, इधर है ना। करंट किधर है? ऊपर है ना। अच्छा, इसमें अगर ऐसा कर दिए तो, ऐसा कर दिए तो, ऐसा, तो बताओ इसके लिए बताओ किधर जाएगा? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? दिक्कत होगी आप कोई? अब क्वेश्चन दे, दिक्कत करें? कर लोगे? अब ये कर लोगे तो समझ जाएंगे कि कर लिया। चलो बताओ। अब बता दो, मान जाएंगे कि हाँ तुमने पढ़ा है। इसके लिए सारे हाथ ना खुलवा दिए तो बताना। बताइए। अपवर्ड कैसे होगा? ध्यान से देखो। अरे बुढ़बाक, इधर किया, करंट की डायरेक्शन किधर? हाथ खुलवाइए दिए तो फिर फिल्मिंग कहाँ काम किया? बोले ना सारे हाथ खुलवा देंगे। वो भी कहाँ जा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड भी उधर और करंट भी उधर। तो जब भी गोली चलने लगे मतलब नहीं हो पाएगा, मतलब दिस केस इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है? ओके। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में देखते हैं तुम्हारे घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट रहता है उसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं यहाँ पे। बेसिकली तुम्हारे पास जो मेन सप्लाई होता है, मेन तार से तुम जो तुम्हारे घर में सप्लाई लेके के आते हो अपने घर पे, ठीक है, वहां से मैं बात करना चालू करूंगा। सो अब यहाँ पे मेन सप्लाई में आप देखोगे घर के बाहर जहां पे भी तुम्हारा मेन सप्लाई होगा वहां देखोगे इतना सारा फ्यूज लगा हुआ रहता है, बड़ा बड़ा। जो उस दिन प्रियांशु बात कर रहा था, बड़ा बड़ा फ्यूज होता है, खींचोगे तो पूरा बिल्डिंग का लाइन ही खत्म हो जाता है। तो ऐसा फ्यूज दिया हुआ रहता है घर में। छोटा जितना मान लो बिल्डिंग छोटा उतना छोटा ये तामझाम रहता है, जितना बड़ा रहेगा उतना बड़ा बड़ा जो है ये लगा रहता है। लोड पे तुम्हारे डिपेंड करता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स का फ्यूज है। उसके बाद तुम्हारा आ जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मीटर। फ्यूज बोर्ड के बाद क्या आ जाता है? मीटर आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट है मीटर सरकार के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जहाँ पे तुम्हारा हाउस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मान लो तुम्हारे पास 10 हाउस है, इधर साइड एक साइड है, इधर साइड एक है, तो अलग अलग कैसे बांटते हो? दो दो घर को बांटते हो, दो दो घर वाइज बांटते हो। कैसे बांटते हैं सर? ऐसे बांटते हैं ना, बिल्डिंग वाइज या घर वाइज बांटते हैं, फिर फ्लैट वाइज बांट देते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से करते हैं हम लोग। देखो ऐसा रहता है ना तुम्हारे घर में, अलग अलग बांटते हो। एक को चलाओगे तो कुछ हिस्सा का लाइन जलता है, दूसरा को जो कुछ हिस्सा, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हाउस हो जाता है। ओके,
इसमें ढेर सारे स्विच मेन स्विच रहता है, फ्यूज रहता है सारे सर्किट का। ऑफन टू सेपरेट सर्किट्स आर यूज, 2 सेपरेट सर्किट हम लोग यूज करते हैं। देखते हो कि जब जल जाता है तो कोई एक फ्यूज गिर जाता है, उसको जाके आप लोग मेन से उठाते हैं, है ना। यहाँ पे क्या कितना रीडिंग वाला रखते हैं हम लोग, 15 एम्पियर करंट रेटिंग वाला अप्लायंसेस जो है वो इधर एक साइड रखते हैं, और 5 रेटिंग वाला बल्ब वाला एक साइड रखते हैं। देखो ठीक है, ये प्लग सबको जानते हैं, जिसमें लाइव विच इज मोस्टली रेड, एक तरफ लाल एक तरफ ब्लैक, है ना। न्यूट्रल वायर को किससे डिवाइड कर बताते हैं हम लोग, ब्लैक से, न्यूट्रल हो गया। और अर्थिंग को हम लोग किससे दिखाते हैं, ग्रीन से, ठीक है। अब तुम्हारा घर पे सप्लाई किया 220 वोल्ट से 250 वोल्ट, मतलब हमारे पास जो सरकार की तरफ से आती है लाइट, वो कितने का होता है, जनरली कवर करता है 220 से 250 वोल्टेज का कवर कर रहा होता है, क्योंकि तुम्हारे घर में उतना ही अप्लायंसेस होता है, उससे ज़्यादा करने वाले नहीं होते हैं। अब शॉर्ट सर्किट कभी कभी देखा जाता है कि हो जाता है, तो वो कैसे होता है, हाँ देखो, शॉर्ट सर्किट तो तुम ऐसे भी करा सकते हो, 2 तार लो, दोनों को रगड़ते हो एक दूसरे से, तो क्या होता है, बूम बूम चिंगारी देता है, वही शॉर्ट सर्किट है, दोनों तार अगर मिल गया। अब ये बल्ब है, कई बार देखो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी मिस्त्री जो हैं वो जब जाते हैं कहीं पे, ये वाला बल्ब लेके जरूर जाते हैं शॉर्ट लगाने के लिए। ये लाइव वायर है, न्यूट्रल वायर है। अब अगर रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो क्या होगा, रुकावट कम होगा तो क्या होगा, आराम से जाएगा, ठीक है। करंट हाई, करंट जाने लगेगा। सो हाई करंट कैन कॉज स्पार्कलिंग एंड फायर। रेजिस्टेंस कम, धड़ल्ले सब लोग गया, ठीक है। और जब गया तो अब मान लो कि हम बोल दिए कि चलो निकलो छुट्टी हो गया, तो जगह बन गया, सब लोग जा रहे हैं, अब उसी में 1 2 10 सब घुसने लगे तो क्या होगा, धक्का मुक्की ज्यादा, उसी में किसी न किसी का सर्वर फटेगा। उसी तरीके से स्पार्किंग और फायर होता है जब ज्यादा करंट जो है घुस जाता है, औकात से ज्यादा। कम है तो ठीक है, लेकिन ज्यादा होगा तो ये हो जाएगा। उस समय काम आता है इलेक्ट्रिक फ्यूज का। सो एन इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रोटेक्ट सर्किट्स एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एक्सेस करंट। अगर एक्सेस करंट आ जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, फ्यूज में पतला तार इलेक्ट्रिसिटी बताए थे लगाते हैं, वो तार को उस हिसाब से रखा जाता है, उतना ही पतला करंट या उस अलॉय का ही लगाया जाता है कि भैया उससे ज्यादा अगर आएगा तो भैया जल जाओ, पिघल जाओ और बंद कर दो, आगे का सर्किट मेरा बचा दो। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, पंखा जाएगा, चाहे बिजली, कुछ ना कुछ तो जाएगा। ऐसा तार था, वो लेड और टिन का, जो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसको यूज करते हैं इस तार में लगाने में, इसको जोड़ने में। वोल्टेज आया, ठीक है, और अगर ज्यादा करंट फ्लो हुआ तो बूम। अगर फ्यूज ना है तो, अगर फ्यूज है तो बस ये जलेगा, बाकी सर्किट आपका बच जाएगा, ठीक है। वायर मेल्ट कर जाएगा, सर्किट ब्रोक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई में भी क्या होता है, यहाँ पे टेंडेंसी ऑफ अ सिस्टम टू ऑसिलेट विथ ग्रेटर एम्पलीट्यूड एट सम फ्रीक्वेंसी देन एट अदर। एमआरआई मशीन में भी हम यूज कर रहे होते हैं, ये आउट ऑफ द बॉक्स है, ये है नहीं, ये है ना आखिरी। Okay, so wire carrying electricity should not be touched barefooted। देखो तुम्हारे तसल्ली के लिए बता रहे हैं कि कभी भी खाली पैर मत छूना तार को, भीगा पैर मत छूना, ठीक है। जब भी तार वार छूना होगा तो कैसे छूना, चप्पल वप्पल पहन के या फिर लकड़ी, कोई भी इंसुलेटर पे खड़ा होकर छुओ, ठीक है, नहीं तो झटका लगेगा। क्यों झटका लगेगा बच्चा, देखो समझो, तुम खड़े किस पे हो, अर्थ पे। अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, 0 पोटेंशियल है, 220 वोल्ट आ रहा है, तुमने उसको छू दिया तो 220 वोल्ट को रास्ता मिल गया कि चलो 0 हो जाए। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है ना, चल गया नीचे, और तुमको सम्मिलित कर दिया, तुम सर्किट को क्या कर दिए, क्लोज कर दिए, बस। उसके बाद फिर आगे जो होगा वो डॉक्टर बताएंगे आपको क्या हुआ,
सो ह्यूमन बॉडी चूंकि वो गुड कंडक्टर भी है, क्योंकि तुम्हारे अंदर ढेर सारे आयंस हैं लिक्विड के फॉर्म में, तो तुम जो है कंडक्टर की तरह काम करने लग जाते हो, ठीक है। सो करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड द पर्सन विल गेट अ शॉक। दिस इज सिमिलर टू द इफ सर्किट इज ब्रोकन, आगे इफ सर्किट इज ब्रोकन करंट विल नॉट फ्लो। अगर सर्किट रोक दिया जाए, मान लो लकड़ी से छू दोगे तो भैया वो सर्किट वहीं पे जो है कंप्लीट नहीं हो पाया और गिर जाएगा, ये हो जाएगा, बंद हो जाएगा, वहीं पे आगे फ्लो नहीं करेगा। सो पर्सन वेयरिंग रबर सोल्ड शूज, अगर रबर का चप्पल पहने हो तो क्या होगा, करंट विल नॉट फ्लो थ्रू हिज बॉडी एंड विल नॉट गेट इलेक्ट्रिक शॉक। देखते हो कि बिल्डिंग पे बिजली का तार पे चढ़ के देखो, आराम से नोच नाच के बांध कर चल देता है, और तुम छू देते तो ऐसा भगवान की शक्ति उसके अंदर आ जाती है ना, नहीं, क्या उसका जमीन पे कोई पैर है नहीं और भीगा नहीं है। भीगा होगा तो तुरंत फ्री आयंस जो है निकल करके तुमको ये कर देगा, है ना। तुमको कंप्लीट करना है सर्किट किसी भी तरीके से, कंप्लीट हुआ, कहानी खत्म, क्लोज हो गया, खत्म। अब ओवरलोडिंग भी कहानी आता है। ओवरलोडिंग क्या होता है, औकात से ज्यादा अगर तुम लोड दे रहे हो, अगर तुम्हारे घर में, अगर कभी कभी होता है कि घर में तुम 2 kV का वो लोड ये रखे हो, लोड रखे हो, और उससे ज्यादा का अप्लायंसेस लगा रहे हो, ठीक है, 2 kV का मतलब 2 किलो। अब तुम जो है पंखा वंखा और एसी वेसी सब चला रहे हो जो कि 2.1 या 2.2 का हो गया, और सबको एक साथ चल रहा है, तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट हो जाएगा तो कहानी खत्म, ठीक है। सब कुछ एक साथ चला हुआ, आयरन तायरन दुनिया जहां सब चला, तो एक तो फ्यूज गिर जाता है ना, तो ओवरलोड का वैसे। अर्थिंग क्या होता है, हम अर्थिंग क्यों देते हैं, बताया था। अर्थिंग पिट इन विच अ कॉपर प्लेट इज फिटेड। अर्थिंग हम लोग देते हैं ना कहीं पे भी, कहाँ पे देते हैं, जहां पे पोटेंशियल 0 करवाना है हमको, क्योंकि मान लो 220 वोल्ट आ रहा है, अब हाई पोटेंशियल तो मिला तुमको, लो करना है ना, तो लो करने के लिए क्या देते हैं हम लोग, अर्थिंग देते हैं कि हाई से लो होगा तो इलेक्ट्रिसिटी दौड़ना लग जाएगा। ढेर जगह पे हम, बहुत सारा जगह पे हम लोग देखते हैं कि अप्लायंसेस लगा दिए, बिजली कनेक्शन ले लिए, सब कुछ ले लिए, लेकिन वोल्टेज ही नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि हो सकता है 220 से चल रहा होगा और 200 पे रुक जा रहा होगा, तो उसके पास कितना क्रिएट हुआ, 20 या 200 पे क्रिएट 20 ही हुआ, तो पूरा तुम उस वोल्टेज का यूज करना चाहते हो, उसके लिए अच्छा खासा क्या दो, अर्थिंग। और देखते हो कि हर घर पे कल में, चापाकल में, कहीं पे भी जमीन गाड़ में, सबमर्सिबल में अंदर डाल के और नीचे गाड़ के डाल देते हैं लोग, अर्थिंग देते हैं। तो जितना अच्छा अर्थिंग होगा उतना प्रॉपर जो है ट्रैवल करेगा, और ट्रैवल करेगा तो फिर मतलब पोटेंशियल हाई से लो ट्रैवल करेगा। अब हम क्या करते हैं, अर्थ में कॉपर प्लेट लगा देते हैं और लाइव और न्यूट्रल वायर से उसको जोड़ते हैं, मेन का लाइव और न्यूट्रल वायर से के साथ में एक ठो लेके जाके नीचे गाड़ देते हैं, हो गया तुम्हारा अर्थिंग। So electric iron has a high resistance coil connected to live and neutral wire. In addition to this, an extra wire is connected to a metallic part of iron. Metallic wire में एक extra iron को भी लगाते हैं हम लोग। तो कि हर घर पे कल में, चापाकल में, कहीं पे भी जमीन गाड़ में, सबमर्सिबल में अंदर डाल के और नीचे गाड़ के डाल देते हैं लोग, अर्थिंग देते हैं। तो जितना अच्छा अर्थिंग होगा उतना प्रॉपर जो है ट्रैवल करेगा, और ट्रैवल करेगा तो फिर मतलब पोटेंशियल हाई से लो ट्रैवल करेगा। अब हम क्या करते हैं, अर्थ में कॉपर प्लेट लगा देते हैं और लाइव और न्यूट्रल वायर से उसको जोड़ते हैं, मेन का लाइव और न्यूट्रल वायर से के साथ में एक ठो लेके जाके नीचे गाड़ देते हैं, हो गया तुम्हारा अर्थिंग। So electric iron has a high resistance coil connected to live and neutral wire. In addition to this, an extra wire is connected to a metallic part of iron. Metallic wire में एक extra iron को भी लगाते हैं हम लोग। क्या करते हैं उसको क्यों लगाते हैं, 3 तार देखो इलेक्ट्रिक आयरन में, कभी भी आयरन देखोगे 2 स्विच वाला नहीं देखे होगे, जब भी देखोगे 3 वाला देखे होगे। क्या होता है, 3 का क्या काम है, अमन सर बताएंगे, बहुत अच्छा इलेक्ट्रिशियन है, बताइए सर। अर्थिंग क्या काम करेगा, पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए,
क्योंकि हमको आयरन को गर्म करना है ना, ज्यादा करंट पास करवाना है, तो ज्यादा करंट पास करने के लिए ज्यादा वोल्टेज, क्योंकि V इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द I ना, V ज्यादा I ज्यादा, I ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा ये ठीक है क्या स्टैटिक चार्ज को सेकंड कर देगा, हमें झटका नहीं देगा अगर हाँ नहीं ये लोग हंसने का मतलब है कि ये लोग आई और जो आर है ना, इसमें पूरा महाभारत हो चुका है, करंट ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, ये जो कॉन्सेप्ट है नहीं, हम इसलिए बोल रहे हैं कि बच्चा वोल्टेज ज़्यादा रहेगा, ठीक है, ज़्यादा करंट कैरी किया, अब तुम्हारे अप्लायंस जो है रेजिस्टेंस उसका लोड तो हमको पता है ना, अब हम ज़्यादा से ज़्यादा करंट को पास करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या मिलेगा, करंट फ्लो करेगा अंदर, खूब करंट फ्लो करेगा, खूब करंट फ्लो करेगा तो खूब धक्का मुक्की करेगा, खूब धक्का मुक्की मतलब खूब ज्यादा रेजिस्टेंस, खूब ज्यादा रेजिस्टेंस मतलब हीटिंग इफेक्ट ज्यादा। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस और करंट का ज्यादा रिलेशन नहीं है, मतलब क्योंकि रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट टर्म है ना, तो उसको करंट से हम नहीं जोड़ सकते हैं, करंट से कभी उसको नहीं जोड़ सकते। करंट को हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, अगर रेजिस्टेंस और करंट को बताना है तो हमको V को लेके आना होगा मुद्दा में, V/R, तब I के बारे में बात कीजिए, क्योंकि ऐसा कहीं नियम नहीं है कि करंट के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा या रेजिस्टेंस के घटने से करंट। हाँ, ये यूज कर सकते हो कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो होगा तो ज्यादा करंट होगा, ज्यादा करंट होने से ज्यादा धक्का मुक्की होगा तो रेजिस्टेंस होगा, लेकिन ये कहीं कहीं पे ही काम करेगा। आप सिर्फ और सिर्फ चुपचाप एक काम याद रखो, V/R। समझ में आ रहा है? ओके, हर एक अर्थ वायर डायरेक्ट मेटेलिक प्लेट में, जैसे नीचे हम लोग कॉपर प्लेट लगाते हैं ना, वैसे एक मेटेलिक प्लेट लगा देते हैं ताकि अर्थिंग का काम करे, एंड द पर्सन हैंडलिंग द डिवाइस में गेट अ सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक। उस चीज को बचाने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, इसके ऊपर माइका का लगा देते हैं, कोटिंग लगा देते हैं। देखो पीछे जो है उसको निकालता है, जो उसको रख दे ताकि वो, क्योंकि हाई से लो जा रहा है, तुम बीच में जाके जोड़ दो तो वही काम हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक स्विच में हाथ डाले और नीचे पैर जमीन है तो तुम एक कंडक्टर की तरह काम कर दोगे, तुमको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। सो बट देयर द एडिशनल वायर कनेक्टेड टू अ मेटेलिक पार्ट प्लेज इट्स रोल। ओके, अब क्या है, नाउ द एक्स्ट्रा करंट टेकन बाय द अर्थ टू कॉपर प्लेट विच इज इन द ग्राउंड। अब जमीन में भी हम कॉपर लगा देते हैं ताकि जो है वो सब करंट को खा जाए। मेटल क्या करता है, मेटल के पास क्या होता है, क्या खूबी होती है कॉपर के पास, मेटल के पास क्या खूबी होगी, हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इलेक्ट्रिसिटी को दौड़ाने और नचाने खिलाने सबका उसके पास है हक। तो ऊपर से आया, जमीन को दिया, पोटेंशियल भी क्रिएट हो गया और उसको बोल दिया तुम जाओ अपना इलेक्ट्रिसिटी से काम करते रहो, जो तुमको समझ में आए वो करते रहो, उसको फ्री आजादी है। ओके, लाइटनिंग और थंडर कैसे होता है? In rainy season, roof and walls of building are wet, so they become good conductor of electricity. अब देखो इस चीज को मैं बता रहा हूँ, थंडरिंग लाइटनिंग कैसे होती है? चार्ज बनता है कुछ क्लाउड का, रगड़न होता है, एक के दोनों के पास अपोजिटली चार्ज आता है, अपोजिटली चार्ज आता है और जैसी लड़ा शॉक, जैसे तुम दो तार को, पॉजिटिव तार को नेगेटिव तार को सताते हो तो क्या होता है, चिंगारी फेंकता है ना, वैसे ही बादल आपस में जब रगड़ाए तो एक के ऊपर फ्रिक्शन के वजह से फ्रिक्शन पड़े हैं, फ्रिक्शन में हम देखें कि रगड़ने से एक के ऊपर कोई अगर इस पे पॉजिटिव है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, बाद में लड़ेगा तो शॉक होगा। एक दूसरा बात बता रहा हूं कि पहले लाइटनिंग आता है या पहले सुनाई देता है तुमको? पहले लाइट दिखता है कि पहले सुनाई देता है? पहले लाइट आता है, क्योंकि लाइट की स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर टू द साउंड। ठीक है, अब दूसरी नंबर चीज है तुम्हारे काम की समझो, जो तुम्हारे घर के छत वत जो है ये सब लोग जो है भीगा उगा रहता है, सब छत वत भीगा रहता है, वो सब लोग काम करता है कैसे? पानी पड़ा हुआ है, बिजली कड़का, तुम्हारा छत है, काम कैसे कर लगता है? कंडक्टर की तरह काम करने लगता है। तो जो भी अगल बगल में होगा उसको बिजली मारेगा ही मारेगा। उसके लिए क्या करते हैं हम झारखंड वाले लोग तो खास करके क्या करते हैं, बड़ा बड़ा सा पोल लेके लगा देते हैं छत पे, बड़ा बड़ा पोल। उससे क्या होता है कि डायरेक्ट वो खींच लेगा, बिजली को पोल खींच लेगा और पोल जो है सीधे किस में कनेक्टेड होता है, कंक्रीट में या फिर जो इंसुलेटर से कनेक्टेड रहता है, वो सब एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट। अगर वो एब्जॉर्ब नहीं किया तो जहां भी उसको कंडक्टर दिखा उसकी तरफ कूद जाएगा, कौन? लाइट। और कूदा तो फिर उसको बिजली लगेगा ही लगेगा। Okay, so this was all about the magnetic effect and its electric current. Thank you. Have a nice day.